नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार आप लोग के साथ एक बार फिर एक नए वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है स्नेक बाइट एंड इट्स मैनेजमेंट। अभी मानसून का समय चल रहा है तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अब स्नेक बाइट के केसेस बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। तो उससे लेके टॉपिक बहुत हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर कैसे क्या किया जाए, कितना कब इनकी स्नेक वेनम देना चाहिए, कब इसकी स्नेक वेनम नहीं देना चाहिए, क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे क्या करते हैं, तो वो सब सारा चीज़ें हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये एकदम बेसिक से लेके एकदम हाई स्टैंडर्ड तक वीडियो बनाना है, क्योंकि मुझे बेसिक हमारे कुछ नॉन मेडिकल के लिए भी है और हमारा एमबीबीएस और पीजी लेवल के लिए भी है। तो एकदम इसलिए वीडियो थोड़ा-सा हो सकेगा तो 30-40 मिनट हो सकता है लंबा हो। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में हम आपको दिखाएँगे कितने वेनेमस हमारे पॉइज़नस मतलब स्नेक कितने हैं, नॉन पॉइज़नस स्नेक कौन-कौन से इंडिया में कितने हैं, वर्ल्ड मतलब इंडिया में मोस्ट कॉमनली कितने परसेंटेज पॉइज़नस होते हैं। वैसे मेनली हम जानते हैं कि इंडिया में जो हमारे यहाँ 70% नॉन पॉइज़नस स्नेक होते हैं और 30% पॉइज़नस स्नेक होते हैं। तो डिटेल हम आपको बताएँगे वीडियो में। तो आइए चलते हैं वीडियो में। स्नेक बाइट के केसेस जो हैं वर्ल्ड वाइडली बहुत ज़्यादा होते हैं। लगभग 5.4 मिलियन स्नेक बाइट जो होती है हर साल होती हैं। उनमें से लगभग 1.8 से लेकर 2.7 मिलियन जो होती है वो पॉइज़नस स्नेक बाइट होती है। उन पॉइज़नस स्नेक बाइट के बावजूद भी यदि वर्ल्ड में देखेंगे तो लगभग 80,000 से 1.38 लैक्स जो होती है डेथ पर ईयर होती है। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्लोबल बर्डन होती हाईएस्ट ग्लोबल बर्डन जो डेथ रेट होती है इन इंडिया में है। लगभग 58,000 पीपल जो है हमारे वो मर जाते हैं हर साल बिकॉज़ ऑफ स्नेक बाइट के केसेस के लिए। और ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है हमारे रूरल रूरल पॉपुलेशन में और मानसून सीज़न में। इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया में वैसे मोस्ट कॉमन जो वेनमस स्नेक होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं, जैसे मेनली इंडियन कोबरा हो गया, कॉमन क्रेथ हो गया, रसल वाइपर हो गया या सॉ स्केल वाइपर हो गया। अदर मेडिकली इम्पोर्टेंस के लिए यदि हम किंग कोबरा, पिट वाइपर या स्नेक्स की बात करेंगे तो वो भी है। कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक जो हमारे इंडिया में सबसे कॉमन होते हैं, उसे इंडिया में टोटल 300 वैरायटी के स्नेक्स पाए जाते हैं। उस 300 वैरायटी में से 60 वैरायटी जो स्नेक्स के होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो मेनली जो स्नेक्स हमारे इंडिया में है वो 70% नॉन पॉइजनस होते हैं और 30% पॉइजनस होते हैं। ठीक है? तो इसीलिए जब भी स्नेक बाइट हो तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। क्योंकि ज़्यादातर स्नेक जो होती हैं मेनली 70% नॉन पॉइजनस होती है। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि लोगों को साँप काट लेता है, उसकी वजह से हदस से हार्ट अटैक आ जाती है, तो वो हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। पॉइज़नस की वजह से नहीं होते, ज़्यादातर वो हार्ट अटैक हो जाती है, उनको लगता है बहुत बड़ा साँप काट लिया है। तो इसीलिए हमने कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं इमेज के साथ है कि जो हमारे इंडिया में खासकर रूरल रूरल में, पॉन्ड में, विलेज में, फॉरेस्ट में, पानी में, ये स्नेक जो नॉन पॉइज़नस हो गए। जैसे इंडियन रेड स्नेक जिसे धावन बोलते हैं हम, चेक रेड किल बैग जो होती है, ये पानी में पाई जाती है। इसमें लिखा है ना बहुत अच्छा पानी में तैरती है, स्विमर, एक्सीलेंट स्विमर होती है, धान के खेत में भी पाई जाती हैं। कॉमन ट्राइकेंट स्नेक जो होती है, ये मेनली फास्ट मूविंग होती है लेकिन हार्मलेस होती है। इसमें ये अ, मेनली एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट में पाई जाती है। ये इंडियन वुल्फ स्नेक, वो इंडियन वुल्फ स्नेक जो होती है, मेनली ये फीड्स करते हैं ग्रासेस से लिजार्ड्स वगैरह के लाइक होता है। तो इसको हम सोचते हैं कि बहुत पॉइज़नस है, लेकिन ये पॉइज़नस नहीं है। ये नॉन पॉइज़नस है। ये देखने में आपको कॉमन क्रेब जैसा लुक देखने में लग रहा है, तो ये नॉन पॉइज़नस है तीसरा है ग्रीन वाइन स्नेक जो पत्तियों पेड़-पौधे में मतलब पेड़ में ज़्यादातर पाया जा रहा है, पौधे में। ये तो ग्रीन उसी सेम कलर की होती है, लेकिन ये भी नॉन पॉइज़नस होती है। फिर छठा टाइप के है कि कॉमन कुकरी स्नेक ये आपको दिख रहा है कि पॉइज़नस हो सकता है, बट ये पॉइज़नस नहीं, नॉन पॉइज़नस हो गया। ठीक है? वैसे इन्वेनोमेशन की बात करेंगे मतलब पॉइज़नस की बात करेंगे स्नेक में तो हमारे लिए मेनली 4 टाइप के स्नेक पॉइज़नस होते हैं। जैसे न्यूरोटॉक्सिक हो गई, एग्ज़ाम्पल कोबरा क्रेथ हो गई, हिमेटोटॉक्सिक हो गई, रसल वाइपर सॉय स्केल वाइपर हो गई। मायोटॉक्सिक स्नेक जो होती है सी स्नेक्स में ज़्यादातर पाया जाता है और साइटोटॉक्सिक जो होती है स्पीकिंग कोबरा या फिर पिट वाइपर में होती है। ये स्नेक 4 टाइप के मेनली हमारे पास जो पॉइज़न 4 टाइप के पॉइज़न क्रिएट करते हैं।
इससे जब हमारा स्नेक बाइट करते हैं, तो स्नेक हमारे बॉडी में कहीं भी बाइट कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए हमारा जब स्नेक बाइट करते हैं, तो वेनम जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम एब्ज़ॉर्ब करती है। लिम्फेटिक सिस्टम से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से हमारे टारगेट ऑर्गन में जाती है। टारगेट ऑर्गन में जैसे मिली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ब्लड वेसल को रप्चर करती है, कोआगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट कर देती है या फिर कैस्केड कर सकती है, स्केलेटल मसल की इंजुरी करेंगी, स्केलेटल उसके बाद फिर किडनी और हार्ट में जो उसके वजह से हमारा पैरालिसिस, ब्लीडिंग, शॉक या एक्यूट किडनी इंजरी और रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाते हैं। तो मेनली यही मैकेनिज़्म होती है स्नेक बाइट में, मतलब हमारे सिस्टम किस तरीके से बॉडी में जाते हैं। मेनली जो वेनम होते हैं, कभी ध्यान से सोचा जाए कि वेनम में ऐसा क्या होता है, क्या कंपोजिशन होता है जो हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिक, इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो जो वेनम होती है उसका मेन कंपोजिशन कंटेंट रखती है, जैसे प्रोटीज़ हो गई, फॉस्फोलाइपेज ए2 हो गई, हाइलुरोनिडेज एक ये केमिकल्स हैं, मेटालोप्रोटीनेज ये एंजाइम्स होती है, ये सब चीज़ें हैं जो बाद जो हमारे शरीर को न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन या मायोटॉक्सिन जैसे साइटोटॉक्सिन पे एक्ट करती है। यदि इसका इफ़ेक्ट की बात करेंगे, तो लोकली टिश्यू जो इंजरी हो जाती है, मतलब कहीं बाइट कर देता है, तो वहाँ टिश्यू जो है स्वेलिंग हो जाएगी, इंजरी करेगी। बाद में वह न्यूरो पैरालाइसिस होने लगती है, न्यूरो पैरालाइसिस की वजह से या स्पाइरोसिस ऑप्थेल्मोप्लेजिया, डिस्फेजिया ये सब होने लगेगी। कोगुलोपैथी होगी, डीआईसी कोगुलोपैथी होगी, इसमें से ब्लीडिंग होने लगेगी, गम ब्लीडिंग होगा या टीथ ब्लीडिंग होगा या नोजल ब्लीडिंग होगा या सम टाइम क्या है ना इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग भी हो सकता है, होने का चांसेस हो सकती है, वोमिटिंग हो गई। तो कोगुलोपैथी में मेनली हमारा क्या है क्लॉटिंग फैक्टर का कंजप्शन खत्म हो जाता है, जो डीआईसी है वो ब्लीडिंग होने के चांसेस है। हीमोलाइसिस होगा, हीमोलाइसिस ये होने की वजह बाद में फिर हमारा एकेआई बन जाएगा, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी और बाद में शॉक, ये सब चीज़ें होती है मेनली। यदि हम वेनमस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ें, तो वन बाय वन यदि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, जैसे जो हमारा न्यूरोटॉक्सिन वेनम होती है, जैसे किंग कोबरा हो गया या फिर कॉमन क्रैत होती है। तो किंग कोबरा मेनली हमारा क्या करता है कि अल्फा न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, जैसे कि वो अल्फा न्यूरोटॉक्सिन जो है पोस्ट साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन पे जाके एक्ट करता है। इसमें क्या करता है मेनली पोस्ट साइनेप्टिक में जो रिसेप्टर स्टाइल कोलिन रिसेप्टर होती है, निकोटिनिक स्टाइल कोलिन रिसेप्टर होती है, उसी को ये ब्लॉक कर देती है। यदि उससे ब्लॉक कर देगी तो हमारा स्टाइल कोलिन जो होता है एक्युमुलेट हो जाएगा, एक्युमुलेट रहेगा लेकिन वो एक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा नहीं, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब होगा नहीं, तो वही पैरालिसिस हो जाएगा, जिसे फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन जो बीटा न्यूरोटॉक्सिन होती है, बीटा न्यूरोटॉक्सिन मेनली क्या करती है प्री साइनेप्टिक जंक्शन जंक्शन पे एक्ट करती है। इसमें क्या होता है साइनेप्टिक वेसिकल जो होती है, साइनेप्टिक वेसिकल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से स्टाइल कोलिन रिलीज ही नहीं होगा। जब स्टाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो तो वो एक्ट करेगा नहीं, जिसकी वजह से सेम चीज़ें होगी, मतलब सेम मसल पैरालिसिस होगी। इसमें क्या था डिसेंडिंग डिसेंडिंग पैरालिसिस होगी। डिसेंडिंग पैरालिसिस मतलब जो न्यूरोटॉक्सिन होती है मेनली हमारे आँखों से शुरू होती है। टोसिस होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो गया था, डिस्फेजिया होगा, उसके बाद फिर रिस्पायरेटरी पैरालिसिस होगा। ये मेनली स्टार्टिंग होती है हमारा डिसेंडिंग स्टेज में न्यूरोप्लासिस। यदि हम हेमेटोटॉक्सिक की बात करेंगे, तो हेमेटोटॉक्सिक जो हमारा वेनम होती है मेनली रसल वाइपर हो गया या फिर सॉय स्केल स्नेक्स होता है, ये हमारा हेमेटोटॉक्सिक होती है। इसमें जो हमारा जो कंपोजिशन जैसे जो पॉइजन में पाया जा रहा है, प्रोटीज हो गया, मेटालोप्रोटीनेज, थ्रोम्बिन लाइक एंजाइम्स, फैक्टर 4 एक्टिवेटर और फैक्टर 10 एक्टिवेट, ये क्लॉटिंग फैक्टर है मेनली, इसे एक्टिवेट कर देती है। इसे एक्टिवेटेड क्लॉटिंग कैस्केड जो होते हैं मैसिवली एक्टिवेट हो जाती है। तो क्या होगा क्लॉटिंग फैक्टर जो है कंजम्पशन होने लगेगी। क्लॉटिंग फैक्टर इतने ज़्यादा कंजम्पशन होने लगेगी कि वेनम इंड्यूस जो है कोगुलोपैथी होने लगेगी। यदि ये कोगुलोपैथी होगी तो सेम ऑब्वियसली चीज़ होगा कि आपको फाइब्रिन की कमी हो जाएगी ब्लड में, ब्लीडिंग होने लगेगी, डीआईसी लाइक सिंड्रोम होने लगेगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन होगा। सेम दूसरा चीज़ क्या है, ये जो मेटालोप्रोटीनेजेस जो एंजाइम्स होती है, ये एंडोथेलियम को इंजरी कर देगी। यदि एंडोथेलियल सेल को इंजरी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। यदि बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तो परमेबिलिटी घट जाएगी और जिसकी वजह से कैपिलरी लीकेज या हेमरेजेस, लोकल स्वेलिंग हेमरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाती है। ये मेनली हेमेटोटॉक्सिक होता है। साइटोटॉक्सिक में क्या करते हैं, तो फास्फोलाइपेज ए2 और प्रोटीएज होती है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्शन कर देगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और बाद में नेक्रोसिस गैंग्रीन हो जाती है, स्वेलिंग और गैंग्रीन हो जाती है। मायोटॉक्सिक वेनम में क्या है फास्फोलाइपेज ए2, इसमें क्या है स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन को जो है
वो डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से मसल्स नेक्रोसिस होने लगेगी। मसल नेक्रोसिस होने का मतलब होता है रेब्डोमायोसिस। रेब्डोमायोसिस में होने की वजह से क्या होता है, मायोग्लोबिन रिलीज होने लगेगी, पोटेशियम रिलीज होने लगेगी, क्रिएटिन काइनेज रिलीज। ये जब रिलीज होगी हमारे ब्लड में तो एक्यूमुलेट होगा अल्टीमेटली कहाँ, किडनी में, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजुरी होने लगेगी। समझ गए? और कार्डियोटॉक्सिन का मेनली कुछ पॉइजन जो होती है डायरेक्ट इनहिबिट कर देती है कार्डियक एक्टिविटी को, कार्डियक एक्टिविटी को। सो इससे क्या होता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन होगा। यदि मायोकार्डियल डिप्रेशन होगा तो एरिथमिया होगा, तो एरिथमिया, ब्रेडी एरिथमिया, टैकीकार्डिया कुछ हो सकता है। इसके वजह से फिर हाइपोटेंशन और शॉक होगा, और बाद में कार्डियोजेनिक शॉक होने का चांसेस है। तो यही मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में स्नेक वेनम में। स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, इसको शॉर्ट में बनाया गया। न्यूरोटॉक्सिन जो से मेनली हमारा कोबरा जो होता है पोस्ट पे ब्लॉक कर देती है, और क्रेज जो होते हैं प्री सिनेप्टिक के। इसमें बीटा न्यूरोटॉक्सिन होती है, अल्फा न्यूरोटॉक्सिन पे एक्ट करती है। इसमें मेनली क्या होगा कि हमारा डिसेंडिंग डिसेंडिंग पैरालिसिस कराता है, टोसिस होगा, डिप्लोपिया होगा, डिसअर्थिया, डिस्फेजिया, नेक वीकनेस होगा, और बाद में रिस्पायरेटरी फेलियर में होगा। हेमाटोटॉक्सिन की बात करेंगे, हेमाटोटॉक्सिन में भी इसमें कंजक्टिव कोगुलोपैथी होगा, एंडोथेलियल इंजरी करेगा, और प्लेटलेट डिस्फंक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, डीआईसी होगा, शॉक होगा, और एक एकेआई और इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस होने का चांसेस है। मायोटॉक्सिन वेनम की बात करेंगे तो इसमें मसल पेन, वीकनेस, और क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो एलिवेट हो जाते हैं, क्योंकि रेब्डोमायोसिस होने लगेगी ना। रेब्डोमायोसिस की वजह से क्या होगा, पोटेशियम रिलीज हो गया, हाइपरकैलेमिया होगा, मायोग्लोबिनुरिया होगा, वो भी लीड करेगा एकेआई, एक्यूट किडनी इंजरी में। यदि क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर ऑलरेडी हमने बता दिया, डिपेंड अपॉन द किस टाइप के वेनम पॉइजनस है, उस टाइप का क्लिनिकल फीचर होगा। बट यदि एक नॉर्मली बात करें तो लोकली में क्या होगा, लोकली आप चेक करेंगे तो फैंग मार्क्स होगा। फैंग मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर पेन होगा, जहाँ बाइट करता है, स्नेक बाइट करता है वहाँ पेन होगा, और उससे रिलेटेड स्वेलिंग होने लगेगी और नेक्रोसिस होने लगेगी, डिस्टर्ब भी बनने के चांसेस है। यदि सिस्टमिक की बात करेंगे तो टोसिस होगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ब्लीडिंग होने लगे, हाइपोटेंशन, शॉक, ओलिगुरिया। तो ये मेनली होगा, तो ये क्लिनिकल फीचर हो गए। अच्छा, स्नेक बाइट जब होती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल के हो चाहे नॉन मेडिकल के हो। तो फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? तो यदि कोई स्नेक बाइट कर गया तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे इंडिया में 70% जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस स्नेक होती है, और 30% जो होते हैं पॉइजनस होते हैं। उस 30% पॉइजनस में भी कुछ ड्राई बाइट करते हैं। ड्राई बाइट का मतलब होता है सिर्फ काटते हैं, लेकिन पॉइजन जो है वो हमारे बॉडी में नहीं डाल पाते, तो उसे हम ड्राई बाइट भी बोलते हैं। तो वो भी हार्मफुल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको टेंशन होने के, घबराने की ज़रूरत नहीं होता है। अदरवाइज़ स्नेक बाइट के चक्कर में लोग हार्ट अटैक आ जाती है, उनको इतनी ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है कि हार्ट अटैक आ जाती है। तो उसको सबसे पहले हमें पेशेंट को क्या करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले उनको रीएश्योरेंस देना है, उनको आश्वासन देनी है कि घबराया नहीं, टेंशन ना ले। दूसरा क्या है, जिस जगह काटा हुआ उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करे, उसे बाँध दे, इमोबिलाइज़ करे। मूवमेंट उसका बहुत कम से कम होना चाहिए। दूसरा क्या है, यदि उँगली वगैरह में आप रिंग पहने हुए हैं, हाथ वगैरह में या पैर वगैरह में, तो चांसेस है स्वेलिंग होने का, और रिंग उसको कंप्रेस कर देगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का चांसेस है। तो हो सके रिंग निकाल दीजिए, चाहे हाथ का चाहे पैर का, और जितना जल्दी हो सके उसको अस्पताल पहुँचाएँ, और उसका इनिशियल एबीसी असेसमेंट करें। एबीसी मीन्स इन द सेंस एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन पर ध्यान देना ज़रूरी है। क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत कस के बाँध देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कस के टॉनिकेट नहीं देनी चाहिए। वो सोचते हैं कि ब्लड नहीं जाएगा तो हमारे शरीर में नहीं फैलेगी। ऐसा नहीं होता। यदि आप बहुत ज़्यादा बाँध देंगे, तो वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी। यदि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, तो बाद में इस्कीमिया होके गैंग्रीन, तो वो टिश्यू मर जाएगा, तो वो भी दिक्कत है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम आप खुद ही कर दे रहे हो, और वो भी दिक्कत। दूसरा क्या, इंसिजन नहीं देना है। ऐसा नहीं आप सोचो कि वहाँ काटा हुआ था, हम पत्ती से काट दिया, ब्लेड से काट दिया, फिर किसी चीज़ से काट दिए, वहाँ का ब्लड निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं करिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ब्लड लॉस होगा, पेशेंट ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट मर जाएगा। तीसरा गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कुछ लोग कि हम काट के चूस लें, खून चूस लें। खून चूसने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये नहीं, ये इसको काट के चूसो नहीं, बल्कि वो भी पॉइज़नस होगा, जो जो लो ले लेगा उसके मुँह में भी गया ब्लड के थ्रू, वो उसको भी चांसेस है। तो ये भी गलती नहीं करनी है। चौथा क्या गलती करते हैं लोग, एक चीज़ और गाँव में बहुत देखा है मैंने, कि यदि कोई स्नेक बाइट कर लेता है तो उनको लगता है कि स्नेक बाइट होने की वजह से बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, तो उनको ठंडा पानी, यानी खूब पानी-पानी खूब उनको नहलाते हैं।
ये भी नहीं करना चाहिए, ना ही नहलाना है बहुत ज़्यादा और ना ही आइस मतलब बर्फ़ उनके शरीर में लगाना। ये नहीं करना, नहीं करते हुए हाइपोथर्मिया की वज़ह से पेशेंट की दिक्कत हो जाएगी। सेम चीज़ क्या करते हैं वो लोग कुछ लोग, जहाँ काटा हुआ है, स्नेक बाइट किया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं वो, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। सोचते हैं इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे तो पॉइज़न जो है शरीर में नहीं फैलेगी। भाई आप इलेक्ट्रिक शॉक देके मार दोगे। तीसरी बात जो लास्ट में क्या है हर्बल रेमेडी। आप ओ ओझा वगैरह दिखाने लगेंगे या फिर गाँव के जो भक्त बाबा लोग हैं, उनको दिखाने लगते हैं या फिर कुछ हर्बल मेडिसिन, ये भी रेमेडीज़ नहीं यूज़ करना है, हर्बल रेमेडीज़ यूज़ नहीं करना है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चाहे मेडिकल हो, चाहे नॉन मेडिकल हो, पेशेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ना ही टुर्निकेट देना है, ना इंसिजन देना है, ना ही सक्शन करना है, ना ही आइस देना है, ना इलेक्ट्रिक शॉक देना है। ये इम्पोर्टेंट रखिए, ठीक है? अच्छा अब यदि ये डॉक्टर्स के लिए स्पेशली है, यदि कोई पेशेंट हमारा स्नेक बाइट के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, अस्पताल में आया है, तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली है आपको तुरंत का तुरंत एयरवे एबीसी मतलब मैनेजमेंट करना है ताकि एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी एक्सपोज़र चेक करना है आपको। तीसरा है इन्वेस्टिगेशन भेज देना है। इन्वेस्टिगेशन में क्या मिनिमम इन्वेस्टिगेशन लाइक सीबीसी क्यों? क्योंकि हेमोलाइसिस होने का चांसेस है। हेमोलाइसिस होगा तो एनीमिया होने के चांसेस जो भी है आप सीबीसी भेजिए। पीटीएनआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोagulation प्रोफाइल देखना है। कोagulation प्रोफाइल क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह सब चेक करना है। फाइब्रिनोजेन चेक करना है क्योंकि हाइपोफाइब्रोनीमिया हो जाती है क्योंकि फाइब्रिन की कमी हो जाती है जब कोagulation कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है हेमेटोटॉक्सिन स्नेक बाइट में। क्रेटिनिन देखना है, ऑब्वियसली क्रेटिनिन काइनेज वगैरह इंक्रीज़ होता है, क्रेटिनिन देखना है। इलेक्ट्रोलाइट में हाइपरकैलेमिया होने का चांसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइट देखना है। क्रेटिनिन काइनेज ऑलरेडी बता दिया। ईसीजी में आपका एरिथमिया हो सकता है। एरिथमिया होगा तो ये भी देखें। ईबीजी में चेंजेज़ हो गए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो सकता है क्योंकि रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी है, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस में रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा। तो ये चीज़ें, चेस्ट एक्स-रे मतलब पल्मोनरी एडिमा होने का भी चांसेस है। तो इसलिए ये इनिशियल असेसमेंट इम्पोर्टेंट है। फिर क्या करेंगे बेसिक चीज़ में 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट होता है। होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट इसमें क्या करते हैं मेनली इसमें हम फ्रेश वेनस ब्लड ले लेंगे, इसमें एक ग्लास ट्यूब में लेंगे और उसको 20 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे। यदि क्लॉट हो गया तो इसका मतलब ये है हेमेटोटॉक्सिक का चांसेस इसका ये अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, यदि क्लॉट हो गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हेमेटोटॉक्सिक वेनम नहीं है। लेकिन यदि क्लॉट नहीं हुआ, तो हम मान सकते हैं कि ये जो है वेपर मतलब हेमेटोटॉक्सिक स्नेक बाइट ही किया गया है, जब तक कि प्रूफ ना हो, तब आप एएसबी दे सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा ध्यान रहे इसमें एक बात एक गलती लोग करते हैं क्या है, ग्लास ट्यूब इसमें ग्लास ट्यूब चाहिए। आप सिरिंज नहीं, प्लास्टिक सिरिंज नहीं यूज़ कर सकते, ना ही आप वायल यूज़ कर सकते हैं। वायल वगैरह ये आप सोचो ईडीटीए या फिर वॉयलेट वायल वगैरह यूज़ करना चाहें, तो उसमें ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट रहता है, तो क्लॉट नहीं होगा। तो उसमें नहीं करना, ना ही आप प्लास्टिक में। प्लास्टिक सिरिंज लेना चाहेंगे तो भी वो गलत रीडिंग होगा। मेनली इसको क्या क्या यूज़ करना पड़ता है हमें ग्लास ट्यूब, ग्लास टेस्ट ट्यूब वगैरह जो ग्लास टेस्ट ट्यूब हमें माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया गया था, उसमें केमिस्ट्री वगैरह में या तो उस वो वाला मेनली इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? अब आते हैं हम आपको एंटी वेनम इंजेक्शन जो देते हैं, उसका क्या इंडिकेशन है? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं स्नेक बाइट हो गई, आजकल बहुत डॉक्टर्स भी मैं देखा हूँ आरएमओ लोग बीएमएस वगैरह कुछ डॉक्टर्स हैं या फिर नॉर्मल डॉक्टर एमबीबीएस बेसिस पे भी इतनी जानकारी नहीं रहती, तो उनको स्नेक बाइट आते मन वो तुरंत एएसबी चढ़ाने लगते हैं, तुरंत सोचते हैं एंटी वेनम इंजेक्शन हम दे दें, उससे पेशेंट है। नहीं, क्योंकि एंटी वेनम इंजेक्शन का भी बहुत रिएक्शन होता है। तो कुछ इंडिकेशन है तभी आप एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाए। क्योंकि आपको भी पता होना पड़ेगा कि जो इंडिया में 70% नॉन पॉइज़नस स्नेक होते हैं। 70% नॉन पॉइज़नस होते हैं और 30% सिर्फ़ पॉइज़नस होते हैं। इनमें से लेकिन आपको कब देनी है, कब इंडिकेशन है? जब कोई न्यूरोटॉक्सिसिटी फ़ील करे। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट करेगा। कैसे आप पहचानेंगे न्यूरोटॉक्सिसिटी है? न्यूरोटॉक्सिसिटी में क्या है मेनली आप समझ गए कि टोसिस से स्टार्ट होता है। डिसेंडिंग मसल पैरालिसिस होगा। क्या नाम है टोसिस होगा, डिसअर्थिया, डिस्पेज़िया, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस, लेग वीकनेस, मसल वीकनेस, तो ऐसे चीज़ें में भी आ रहा पेशेंट अब ऐसी चीज़ें सिम्पटम हो रहा है, तो तुरंत बिना सोचे-समझे आप एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाना शुरू कर दीजिए। कितना देना अभी हम बताएँगे आपको बट इंडिकेशन सोचिए। दूसरा है कोगुलोपैथी, कोगुलोपैथी दैट मीन्स ब्लीडिंग हो रही है, कहीं गम से हो रही है, टीथ से हो रही है, नोज़ से हो रही है या जहाँ बाइट मार्क है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आप दे सकते हैं। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग ऑलरेडी बता दिया। शॉक पेशेंट हाइपो शॉक में पेशेंट जा रहा है तो समझ जाओ कि शॉक हो रही है, रैपिड स्वेलिंग हो रही है। रैपिड स्वेलिंग इन द सेंस कहाँ? समझ लीजिए हाथ में कटा हुआ है, तो एक एक जॉइंट के ऊपर तक स्वेलिंग होता जा रहा है,
या फिर एक उँगली में काटा है तो ये रिस्ट जॉइंट से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आपके एक मिनिमम एक जॉइंट से ऊपर यदि स्वेलिंग होती जा रही है तो समझ लीजिए कि पॉइज़नस स्नेक बाइट किया गया है, तो उसको एंटी स्नेक वेनम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल दे देना है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने लगा, दैट मीन्स आपका स्वेलिंग फूलने लगा, हमारा मसल्स में, तो ये भी तब भी हम एंटी स्नेक वेनम देंगे। तो ये इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब-कब एंटी स्नेक वेनम देना ज़रूरी है। हमारे इंडिया में मेनली पॉलीवैलेंट एएसबी पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंटीवेनम होता नहीं, मेनली हमारे पास जो हमारे इंडिया में मेनली 4 टाइप के पॉइजनस स्नेक होते हैं। वो जैसे कोबरा, करेल, रसल वाइपर और सॉय स्केल वाइपर जो होती है, ये मेनली हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो इन्हीं का पॉलीवैलेंट एएसबी कवर, पॉलीवैलेंट इन द सेंस 4 टाइप के होते हैं। मतलब चारों स्नेक बाइट स्नेक पॉइजन के लिए होते हैं। इनिशियली हम क्या करेंगे 8 से 10 वायल जो है हम 200 या फिर 100 एक्चुअली 100 एमएल में ही नॉर्मल सलाइन में हम दे देते हैं। 100 एमएल में नॉर्मल सलाइन में देते हैं और 1 घंटे तक वो देते रहते हैं। इससे पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो ठीक है, यदि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो 10 एमएल हम और रिपीट करेंगे। सॉरी 10 वायल हम और 100 एमएल में उसको रिपीट करेंगे और डिपेंड डिपेंड करता है। अब मैक्सिमम कितना देना है, मैक्सिमम 20 वायल हमें सीवियर केसेस में दे सकते हैं, मैक्सिमम 20 वायल। और मॉनिटरिंग करते रहना है पल्स, बीपी, एसपीओ2, यूरिन आउटपुट। तो अच्छा, एंटी स्नेक वेनम हमारा करता क्या है? यदि एंटी स्नेक वेनम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, तो यदि न्यूरोटॉक्सिन है, तो न्यूरोटॉक्सिन में क्या करेगा मेनली हम बताया कि दो टाइप के न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, अल्फा न्यूरोटॉक्सिन होता है, बीटा न्यूरोटॉक्सिन मतलब प्री सिनेप्टिक एक्शन जंक्शन पे और पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन पे मेनली वो लोग एक्ट करते हैं। तो ये एंटी स्नेक वेनम क्या करेगा यदि पोस्ट सिनेप्टिक रहेगा तो वहाँ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से पॉइज़न जो है पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर एक्ट नहीं करेगा, तो फ्री पॉइज़न है वो कहीं एक्ट नहीं कर पाएगा, हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फ्री रहेगा। और दूसरी क्या है उसके इसीलिए हम उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, नियोस्टिग्मीन नियोस्टिग्मीन हमारा एक कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है। ये मेनली क्या करता है कि एसिटाइलकोलिन एंजाइम को अभी रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। तो एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो हमारा जंक्शन प्रॉपर्ली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉपर्ली करता रहेगा तो कोई पैरालिसिस नहीं होगा। सेम चीज़ें ये प्री सिनेप्टिक में क्या करता है वो सिनेप्टिक वेसिकल जो डिस्ट्रॉय करने वाला होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने देता। तो मेनली क्या करता है न्यूट्रलाइज़ करता है हमारा पॉइज़न को। इस वेनम जो वेनम 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 पॉइज़न है उसे न्यूट्रलाइज़ कर देता है, एक्ट नहीं करने देता। सेम चीज़ यदि इम्यूनोग्लोबुलिन उसकी क्या कहते हैं हेमाटोटॉक्सिक की बात करेंगे, तो उसमें भी जो कोagulation कास्केड एक्टिवेट करने वाले होते हैं, वो उसी को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। यदि कोagulation कास्केड एक्टिवेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली है कि हमारा वेनम इंड्यूस्ड कंजक्टिव कोगुलोपैथी नहीं होगा। यदि क्लॉटिंग फैक्टर हैम्पर नहीं हुआ, तो कोई चांस नहीं है डीआईसी होने का, कोई चांस नहीं है ब्लीडिंग होने का। ये चीज़ ध्यान देना कि कोई भी एंटी स्नेक वेनम जो हम देते हैं, यदि फ्री अमाउंट में हमारे शरीर में पॉइज़न है, उसी पे एक्ट करता है। ऑलरेडी जो पॉइज़न हमारे शरीर पे एक्ट कर चुका है, उसको रिवर्स नहीं करता ये। जो फ्री अमाउंट में पॉइज़न है, उसी पे एक्ट करके उसको प्रिवेंट कर देता है फर्दर इंजरी होने के लिए। लेकिन जो इंजरी हो चुका है, उसको नहीं रिवर्ट कर देता, ये ध्यान देना है। सेम चीज़ें आपको बता दिया कि एएसबी टॉक्सिन जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को न्यूट्रलाइज़ कर देता है और न्यूट्रलाइज़ करके हमारे शरीर से मैक्रोफेज के द्वारा या फिर क्लियरेंस लीवर और स्प्लीन के द्वारा मैक्रोफेज के क्लियर कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स को। अच्छा, इसका रिएक्शन भी होने का चांसेस आपको बता रहे हैं, एंटी स्नेक वेनम का रिएक्शन होती है। यदि इमीडिएट रिएक्शन होगी तो एनाफिलैक्टिक टाइप 1 टाइप की रिएक्शन हो सकती है, डेली में भी सीरम सिकनेस, सर दर्द, चक्कर आना, ये सब होने का चांसेस है, डिले टाइप रिएक्शन होते हैं। इसका देना एएसबी जो है हमारा करता क्या है? हमारा मतलब एंटी स्नेक वेनम मेनली करता क्या है? एंटी स्नेक वेनम क्या करता है, हमारा जो सर्कुलेटिंग वेनम है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। स्टॉप और फर्दर इंजरी ना हो उसको रोकता है। कोई और न्यूरोटॉक्सिसिटी ना हो वो देखता है, कोई कोagulation पैथी और ना हो उसको बढ़े ना उससे घटा कम कर देता है और एडिशनली ये हमें जो रीनल इंजरी हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है। ये अल्टीमेटली क्या है कि जो पॉइज़न पड़ा हुआ है यानी जो हमारे ऑर्गन को और डैमेज ना हो, उसको प्रिवेंट करता है। लेकिन ये सेम बता दिया कि वो रिवर्स नहीं करता। जो नेक्रोसिस हो चुका है, टिश्यू जो डैमेज हो चुकी है, जो जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अफ़ेक्ट हो चुकी है, उसको ये रिवर्स नहीं करेगा। उस नर्व को डैमेज नहीं करेगा, उस पैरालिसिस को तुरंत इमीडिएटली रिवर्स नहीं कर पाएगा, ना ही एक्यूट किडनी इंजरी यदि हुआ तो उसको रिपेयर तुरंत कर पाएगा। दैट मीन और इंट्राक्रैनियल यदि हेमरेज हो रहा है तो भी उसको स्टेबलाइज़ तुरंत नहीं कर पाएगा रिवर्स में। तो जो हो चुका है उसको नहीं रोकेगा लेकिन जो होने वाला है उसको रोक सकता है। ठीक है? तो एंटी स्नेक वेनम का मेन ये काम है कि और ना फर्दर इंजरी हो,
तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इनफिशमेंट वेनम दे सकते हैं। उसका टाइमिंग क्या है अभी हम आपको बताएँगे, मेनली क्या है, 4 आवर विंडो पीरियड होता है। देखो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको हम बताया कि एंटी स्नेक वेनम उसी को देना चाहिए जिसका इंडिकेशन है। बजाय कि हम सबको किसी को भी एंटी स्नेक वेनम दे दें। क्योंकि एंटी स्नेक वेनम इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एनाफिलैक्टिक रिएक्शन करता है, तो कई बार पेशेंट एनाफिलैक्टिक शॉक की वज़ह से पेशेंट एक्सपायर हो जाता है और हम सोचते हैं कि स्नेक बाइट की वज़ह से एक्सपायर हुआ है। तो मेनली क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट और एडवर्स रिएक्शन क्या होता है एएसडी का, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अर्ली ऑब्वियसली यदि अर्ली तुरंत क्या हो गया, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकती है। एनाफिलैक्सिस होगी, ब्रोंकोस्पाज़्म हो जाएगी। यदि ब्रोंकोस्पाज़्म हो गई तो समझ रहे हो ना कि ब्रोंकोस्पाज़्म हो गया तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम डिफिकल्टी हो जाएगी। ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हाइपोक्सिया होकर पेशेंट निपट जाएगा। थर्ड है हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगी। बाद में क्या है, सीरम सिकनेस, वो एक्सप्लेनेशन बता दो। अच्छा, इसका मैनेजमेंट क्या है? यदि कोई पेशेंट एनाफिलैक्सिस रिएक्शन आया है या फिर ब्रोंकोस्पाज़ हाइपोटेंशन, मेनली एएसबी के, तो हमें क्या करना है, एडीआर देना है 1 to 1000 रेशियो में। 1 to 1000 रेशियो आईएम देना है। जैसे 0.5 एमजी को हम 10 ml डाइल्यूट करके हम ये 5 to 10 मिनट के आईएम इंजेक्शन देना है। फिर फ्लूइड देना है, क्योंकि हाइपोटेंशन होने का फ्लूइड देना है। एंटाहिस्टामिन में दे देना है और स्टेरॉइड देना है, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह, डेक्सामेथासोन वगैरह जो भी आपको दे देना है। तो इस तरीके से हम एनाफिलैक्सिस को, एडवर्स रिएक्शन को हम मैनेज कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट की कब कब हम स्नेक बाइट का एंटी स्नेक वेनम दे सकते हैं। वैसे दे तो कभी भी सकते हैं। बी फ्रैंकली एंटी स्नेक वेनम देना तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन कब, एज मच अर्ली पॉसिबल, कितने जल्दी दे सकें। यदि स्नेक बाइट विदिन 4 आवर में आया, दैट मीन्स उसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। तो इस फेज में यदि आया है, तो हमें लार्ज अमाउंट में हमारा जो पॉइज़न है, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी है, वो भी एक्ट करने ही वाला है। तो यदि इस फेज़ में हमें एएसबी दे देंगे, तो फिर वेनम जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसमें क्या फ़ायदेमंद क्या होगा? ये प्रोग्रेशन ऑफ न्यूरोपैरालिसिस को रोक देता है, कोगुलोपैथी होने से रोक देगा, लोकल टिश्यू डैमेज होने से रोक देगा, किडनी इंजरी में रोक देगा और मोर्टेलिटी रेट घटा देगा। वही कहने का मतलब ये है कि अर्लियर एएसबी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एसोसिएटेड विद बेटर आउटकम। जितना जल्दी दे दोगे, उतना जल्दी आउटकम बढ़ जाएगा। यदि कोई पेशेंट 6 घंटे पे आया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी आइडियल आइडियल ट्रीटमेंट विंडो है। उसमें भी मोस्ट सिस्टमैटिक वेनमेशन जो होती है, वो क्लिनिकली अभी एपरेंट अभी शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर एएसबी इज़ मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग हमारा एयरवे कंप्रोमाइज़ होना शुरू होती है, तो ये भी ध्यान देना होता है कि यहाँ पे हमें इंट्यूबेशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, भी हमको बताएँगे कि इंट्यूबेशन की रिक्वायरमेंट कब है, तो क्या-क्या करना चाहिए। साथ में कोगुलोपैथी फ्रॉम द बाइबल और डिलीवर। क्रिटिकल केयर एक्शन में क्या है, ऑब्वियसली एबीसी हमने स्टेबलाइज करना है, एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। एएसबी तुरंत जब दे देना है, यदि इंडिकेशन है, ऑलरेडी इंडिकेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मॉनिटरिंग कंटिन्यू करो और प्रिपेयर करो इंट्यूबेशन के लिए, यदि न्यूरोमस्कुलर वीकनेस स्टार्ट हो गया है, प्रोग्रेशन हो रहा है तो। ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल आता है कि अप टू 24 आवर क्या एएसबी हम दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक एविडेंस है कि ऑनगोइंग जो सिस्टमिक इन्फोमेशन है, उसको हम रोक सकते हैं। मतलब जो हमारा पॉइज़न हमारे शरीर में है, वो और प्रोग्रेस ना करे, जैसे न्यूरो पैरालिसिस को और रोका जा सके। यदि कोई पर्सिस्टेंट या न्यू कोगुलोपैथी हो रही है, जिसमें एब्नॉर्मल 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट में वो एब्नॉर्मल हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो भी उसको रोका जा सकता है। हाइपोटेंशन हो रही है ड्यू टू द वेनस, तो उसको भी, या रैपिडली प्रोग्रेसिव लोकल स्वेलिंग हो रहा है तो भी। तो इसका यही मतलब है कि रीज़न यही है कि फ्री वेनम जो है वो स्टिल बी मे बी स्टिल प्रेज़ेंट इन द सर्कुलेशन, तो हमारा वो एक्ट करेगा। तो दे सकते हैं 24 आवर तक भी आराम से दे सकते हैं। अच्छा, वैसे यदि मान लीजिए कोई पेशेंट 24 आवर के बाद आया, तो फिर क्या करेंगे? तो एएसबी दे सकते हैं, वो भी सम बेनिफिट करेगा, लेकिन बेनिफिट तभी करेगा यदि वो पॉइज़न हमारे शरीर में है, तभी। जैसे हमने बार-बार आपको बताया कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल है पॉइज़न को, तो हमारा एक्ट करेगा, मतलब प्रोग्रेशन को रोकेगा, और प्रोग्रेशन ना हो उसको रोकेगा। लेकिन जो क्षति हो गई, जो आपका ऑर्गन अफ़ेक्टेड हो चुकी है, उसको रिवर्स नहीं करेगा, तो जस्ट जो फ्री बचा हुआ है, कोगुलोपैथी रोक लेगा, ब्लीडिंग यदि ऑनगोइंग चल रहा है, तो उसको ऑनगोइंग ब्लीडिंग हो रही है, तो भी हम दे सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रही है, तो दे सकते हैं, लेबोरेटरी में यदि पीटीएनआर वगैरह कॉग्निशन प्रोफाइल में यदि प्रॉब्लम आ रही है, तो एज़ यदि सिस्टम आ रहा है 24 आवर के बाद हमारा पेशेंट आया, तो तुरंत एएसबी स्टार्ट कर देंगे। तो वही चीज़ लेंगे, एएसबी कैन नॉट रिवर्स स्टेबलाइज टिश्यू ऑर्गन लाइक नेक्रोसिस, नर्व डैमेज, एकेआई, एक्सेट्रा।
बट इट मे बी बेनिफिशियल। अच्छा, कब-कब हम एयरवे मैनेजमेंट करेंगे? एयरवे मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कब किस पेशेंट को हमें इंट्यूबेशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी स्नेक बाइट पेशेंट्स में। सेम चीज़ बताया, यदि इंडिकेशन क्या है, यदि कोई पेशेंट बल्बर वीकनेस आ रही है, रिस्पायरेटरी फेलियर में होते जा रही है, जीसीएस उसका घटता जा रहा है और सिक्रीशन रिटेंशन होने लगेगी, वो जो सिक्रीट कर रहा है वो प्रॉपरली सिक्रीट बाहर नहीं कर पा रहा बल्कि खुद ही एस्पिरेशन होने के चांसेस है। तो ऐसे केसेस में तुरंत हमें रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन करके मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेना है, उसको डिले नहीं करना है, तुरंत इंट्यूबेट करके आईसीयू में रखना है, वेंटिलेटर सेटिंग करके डाला है। और कोगुलोपैथी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कोगुलोपैथी मैनेजमेंट में ऑब्वियसली हम रिपीट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोफाइल देखेंगे बार-बार और लगेगा तो हमें ब्लड प्रोडक्ट देना है। ब्लड प्रोडक्ट में क्या देना है? हमें एफएफपी देना है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा देना है, क्रायोप्रेसिपिटेट देना है और प्लेटलेट देना है। ऐसा नहीं कि आप होल ब्लड लेके आ गए या फिर पीआरबीसी लगाना। ये पीआरबीसी होल ब्लड की रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेनली हमारा क्लॉटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग, डीआईसी अ, या ये सब चीज़ें क्या फाइब्रिन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी तो हमें मेनली ब्लड प्रोडक्ट देना है लाइक एफएफपी क्रायोप्रेसिपिटेट ये है ओनली। ये तब देना इसके साथ ये तभी देना है पहले एएसबी देना है आपको एएसबी देने के बाद ही देना है। इसके साथ हीमोडायनामिक मैनेजमेंट में क्या करना है फ्लूइड रिसस्सिटेशन करना है। फ्लूइड रिसस्सिटेशन में बैलेंस क्रिस्टोलाइट देना है। बैलेंस क्रिस्टोलाइट इन द सेंस आरएल देना है, एनएस देना है। एन/2 नहीं देना है। डीएनएस वगैरह वो तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का अदर हिस्ट्री। वैसोप्रेशर यदि हमारा पेशेंट मतलब बेबी का वाइटल मैनेज नहीं हो पा रही है तो प्रेशर प्रेशर या नॉरलिन दे सकते हैं, एनोट्रोपिक रिक्वायरमेंट है तो भी दे सकते हैं। स्नेक बाइट में आपको बताया कि एकेआई होने का चांस है, एक्यूट किडनी इंजरी होने के चांस है। कैसे होते हैं? क्योंकि एक्यूट हाइपोटेंशन होगा, हीमोलाइसिस होगा, मायोग्लोबिनूरिया होगा और डीआईसी होने का चांस है। मसल्स जब टूटेंगे, रब्डोमायोलाइसिस होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, क्रिएटिनिन काइनेज एक्यूमुलेट होगा, ये सब कुछ किडनी पे असर करेगा। इसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होने के चांस है। इसका मैनेजमेंट यदि एकेआई किसी को हो गया तो मैनेज कैसे? हाइड्रेट करना है, नेफ्रोटॉक्सिन मेडिसिन को अवॉइड करना है, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट यदि पड़े, डायलिसिस कब की ज़रूरत पड़ सकती है? सीवियर एकेआई हो गया, सीवियर एकेआई में यूरिया क्रिएटिनिन बहुत हायर अमाउंट में हो गई। हाइपरकैलेमिया सीवियर हाइपरकैलेमिया जैसे 7-8 पोटेशियम हो गई, 6.5 के ऊपर हो गए तो भी एकेआई। एसिडोसिस हो गई, चाहे मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेनली होती है, क्योंकि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में मैनेज कर लेंगे। पल्मोनरी एडिमा होने लगी है और यूरेमिया होगी, तो ऐसे केसेस में हम डायलिसिस पेशेंट को प्रेफ़र करते हैं। स्नेक बाइट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन इसको हम क्लिनिकली डायग्नोज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो प्रेशर बहुत मेजरमेंट करेंगे और फेसियोटोमी करेंगे, ओनली इफ करेक्शन ऑफ कोगुलोपैथी क्योंकि फेसियोटोमी तभी करना चाहिए। अगर कोगुलेशन प्रोफाइल आपका डीरेंजमेंट है, तो आप फेसियोटोमी कर दोगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएगी। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम मतलब समझते ही हो कि एडिमा हो गया, जब स्वेलिंग होने लगेगी, तो इतना ज़्यादा कंप्रेशन हो जाएगी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी। तो उसकी वजह से इस्कीमिया फर्दर हो सकने का चांसेस है, तो इसीलिए जो रेयर कंडीशन है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम यदि हो, तो फेसियोटोमी हम एडवाइस करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि मान लीजिए प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमन को कोई स्नेक बाइट कर गया, तो मैनेजमेंट सेम रहेगा, जैसे नॉर्मल एडल्ट पर्सन नॉर्मल व्यक्ति में करते हैं, सेम मैटरनल में क्योंकि यहाँ पे हमें मदर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना है, मदर का केयर जल्दी कर ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चे के बारे में बाद सोचेंगे, लेकिन पहले मदर का केयर करना है। उसके बाद एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम एंटी स्नेक वेनम दे देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा एएसबी हम तुरंत नहीं देना है, हमें कुछ सिम्पटम मिलना चाहिए। कोई भी सिम्पटम जैसे हमने इंडिकेशन आपको बताया उसमें से कोई भी सिम्पटम आपको मिल रही है, चाहे कहीं से मसल वीकनेस दिख रही है, टोसिस हो रही है, दर्द साँस लेने की तो कोई भी तकलीफ या फिर बीपी ओवर साइड में हो रहा है, पेशेंट ड्राउज़ी में जा रही है या फिर बाइट मार के ब्लीडिंग हो रही है या स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ सिम्पटम यदि दिख रही है आपको, तो आप एएसबी देना है। मतलब एंटी स्नेक वेनम देना है। फीटल मॉनिटरिंग कंटिन्यू करते रहिए और एक ऑब्स्टेट्रिकल कंसल्टेशन ले लेना है। तो ये तो हो गए प्रेगनेंसी में। लेकिन यदि पीडियाट्रिक्स में यदि बच्चे को स्नेक बाइट कर लिया तो बच्चे में भी आप सोचो कि बच्चा है तो डोज़ कम दे तो नहीं, आपको एएसबी का डोज़ सेम ही देना है जो एडल्ट में दे देते हो। मतलब इनिशियली 10 एम्पूल देना है 100 ml नॉर्मल सलाइन में, ज़रूरत पड़ेगा तो 10 और देना है या फिर 20 एम्पूल तक दे सकते हो सीवियर केसेस में। तो एएसबी का डोज़ सेम ही होता है, वेट बेस्ड पे नहीं होता है, ठीक है? मॉनिटरिंग प्रॉपर करना है, यदि रिस्पायरेटरी पैरालिसिस वीकनेस दिख रही है तो रिस्पायरेटरी सपोर्ट तुरंत करना है, इंट्यूबेट करना है और फ्लूइड मैनेजमेंट करना है। दैट मीन्स मैनेजमेंट सेम ही है, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे एडल्ट पीडियाट्रिक्स हो, चाहे नॉर्मल पर्सन हो। बस फ़र्क यही है
कि फेटल प्रेगनेंसी में क्या है, मैटरनल स्टेबलाइजेशन करना है, साथ में फेटल मॉनिटरिंग करते रहना है। पीडियाट्रिक्स में डोज सेम देना है एज एडल्ट, डोंट कंपेयर कि एडल्ट है वो पीडियाट्रिक्स से कम डोज देंगे, नहीं। अच्छा, पुअर प्रोग्नोसिस कब होगा? यदि स्नेक बाइट आया है, तो पुअर प्रोग्नोसिस कब होने का चांसेस है, मतलब हम कब सोच सकते हैं कि ज़्यादा सीरियस है? दैट मीन्स यदि हम देरी से एएसबी स्टार्ट करेंगे, एएसबी इन द सेंस 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे बाद कोई स्नेक बाइट लेके आओ कि किसी सिम्प्टोमेटिक हो गया है, जितना देरी से आएँगे, जितना देरी से आप एएसबी स्टार्ट करोगे, उतना ज़्यादा चांस है पुअर प्रोग्नोसिस होने का। रिस्पायरेटरी फेलियर में यदि पेशेंट जा रहा है, तो चांसेस पुअर प्रोग्नोसिस क्या है? शॉक में हो गया है, एकेआई हो गए, डीआईसी हो गई, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज होने लगी है, या तो कोई पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू में मॉनिटरिंग, तो ऐसे केसेस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोग्नोसिस जो है थोड़ा पुअर हो गई है। तो इसको ध्यान देना है। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आएगा अच्छा। फिर भी एक हम केस सिनेरियो देते हैं। अ 28 ईयर ओल्ड फार्मर came in your emergency with history of the night bite, टोसिस एंड रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। सो ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि डायग्नोसिस क्या है आपका, एयरवे प्लान क्या है, एएसबी डोज कितना देना है, और आईसीयू मैनेजमेंट क्या है। तो कंप्लेन क्या बोला है, टोसिस है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है। टोसिस और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, दैट मीन्स आपको कंप्लेन ये है कि न्यूरोटॉक्सिन पॉइजनिंग है, न्यूरोटॉक्सिन स्नेक बाइट है। नाइट में जो है मेनली कॉमन क्रेप वगैरह काटते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन ड्रग्स, न्यूरोटॉक्सिन कॉमन क्रेप में मेनली होती है। अच्छा, दूसरा क्या है, डायग्नोसिस आपको बता दें, न्यूरोटॉक्सिन स्नेक बाइटिंग वेनम किया गया है। एआरबी प्लान क्या है? एआरबी प्लान, रिस्पायरेटरी वीकनेस हो रही है पेशेंट को, तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट है, तो हम एआरबी प्लान में तुरंत मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे। पेशेंट को इमीडिएट इंट्यूबेट करेंगे रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन में। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे सक्सेनाइल कोलिन नहीं देना है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन आपको एक्सप्लेन बता दिया कि न्यूरोटॉक्सिन करता क्या है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, या फिर हम रिसाइकल टर्मिनल को डिस्ट्रक्शन कर दें, तो सक्सेनाइल कोलिन एडिक्वेट अमाउंट में हमारे बॉडी में रहेगा, लेकिन ये एक्ट नहीं करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो इसलिए सक्सेनाइल कोलिन हम नहीं देंगे। तो उसके बाद अवॉइड करते हैं। फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन बता दिया आपको। मैकेनिकल वेंटिलेशन रखना है, किस मोड में रखेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन में, वेंटिलेटर पे हम करेंगे असिस्ट कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन मोड पे रखेंगे। तीसरा क्या है, एएसबी डोज। एएसबी डोज की बात करेंगे यदि हम नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसमें एक गाइडलाइन, उसमें हम पॉलीवेलेंट एएसबी देंगे 10 वायल, 10 वायल देंगे नॉर्मल सलाइन में, 100 ml नॉर्मल सलाइन या 55 पे भी दे सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल तुरंत उसको हम स्टार्ट कर देंगे। यदि हम फिर असेस करेंगे 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, यदि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा बहुत पेशेंट इम्प्रूवमेंट इन द सेंस, ऐसा नहीं कि रिवर्ट होगा, रिवर्ट नहीं होगा, मतलब और प्रोग्रेस नहीं हो गया, तो ये चीज़ देखेंगे, लगेगा तो हम दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, 5 to 10 बार रिपीट कर सकते हैं 1 to 2 आवर में। मैक्सिमम 20 वायल हम देता है। अच्छा, तीसरा क्या है, आईसीयू मॉनिटर। आईसीयू मैनेजमेंट में क्या करेंगे? आईसीयू मैनेजमेंट ऑलरेडी बता दिया है कि हम वेंटिलेटर सपोर्ट में रखेंगे, असिस्ट कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन पे। उसके बाद हम एंटीकोलर्जिक भी ड्रग दे सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताया कि एंटीकोलर्जिक दैट मीन्स कौन-सा, नियोस्टिग्मिन दे देंगे। नियोस्टिग्मिन क्या करता है? नियोस्टिग्मिन हमारा क्या करता है कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम होती है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को वो इनहिबिट कर देता है। तो सक्सिनाइल कोलिन ऑलरेडी एडिक्वेट अमाउंट में रहेगा, यदि सक्सिनाइल कोलिन रहेगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करेगा, तो मसल कंट्रक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, दैट मीन्स इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाती है। नियोस्टिग्मिन अकेले नहीं देता है, नियोस्टिग्मिन हमेशा एट्रोपिन के साथ देती है, क्योंकि नियोस्टिग्मिन ब्रेडिकार्डिया करता है, तो इसलिए एट्रोपिन अलॉन्ग विद द नियोस्टिग्मिन हम देते हैं। अच्छा, एनाफिलैक्सिस यदि हो गई तो कोई आप एएसबी देने पे, ऑब्वियसली सेम आपको कोई मैनेजमेंट बता दिया है कि आईएम हम एड्रेनालिन दे देते हैं। सपोर्ट आईसीयू में सपोर्ट क्या करेंगे, आईसीयू में वाइटल जो मॉनिटर करेंगे, अभी फूड्स वगैरह देंगे, मॉनिटरिंग करते हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग देंगे, वाइटल चेक करेंगे, एसपीओ2 पल्स, ये तो प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग करते हैं आईसीयू मैनेजमेंट। ठीक है। सो अब क्या है कि हमारा एक होम होम मैसेज क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये है अर्ली रिकॉग्नाइज करना है, तो जिंदगी बचाने के चांसेस ज़्यादा है। एबीसी मैनेजमेंट असेस करके तुरंत डेफिनेटली एबीसी स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। पॉलीवेलेंट एएसबी देना इज ओनली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द सिस्टमिक इन्वेमेनस। एंटिसिपेट करना रिस्पायरेटरी फेलियर को, यदि एंटिसिपेट रिस्पायरेटरी फेलियर होने के चांसेस है, तो इंट्यूबेशन तुरंत अर्ली कर देना एज इंडिकेटेड। ट्रीट करना है कोगुलोपैथी की, पहले एएसबी देना, उसके बाद हम ब्लड प्रोडक्ट देंगे, लाइक एफएफपी, क्रायोप्रेसिपिटेट या प्लेटलेट, जरूरत पड़े को इस तरीके से देंगे। क्लोजली मॉनिटर करेंगे एकेआई को, शॉक को, और डिले कॉम्प्लिकेशन होने से बचाएंगे।
मल्टीडिसिप्लिनरी आईसीयू मैनेजमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेशन रखना है, वो सब चीज़ें देखना है। मॉनिटरिंग में वाइटल चेक करते रहना है, हेमोडायनामिक मैनेजमेंट करता है, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही हमारा टीके होम मैसेज ज़रूरी है, ठीक है? आशा करते हैं कि आपको स्नेक बाइट से रिलेटेड या उसके उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें कैसे मैनेज करना है, स्नेक बाइट में होता क्या है, कौन-सा कंपोज़िशन है, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा आपने ऑलरेडी हमने बता दिया नियोस्टिग्मिन हम कब देते हैं, क्यों देते हैं, किस-किस नियोस्टिग्मिन हम ओनली न्यूरोटॉक्सिक ड्रग में देते हैं। ये ध्यान दीजिए क्योंकि वही आपका न्यूरोटॉक्सिन में क्योंकि नियोस्टिग्मिन एक कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है। मेनली क्या करता है इसका मेन काम है स्टाइल कोलिन स्टेरेज बढ़ाता है, उसको प्रिवेंट करता है। स्टाइल कोलिन स्टेरेज को रोकता है। स्टाइल कोलिन स्टेरेज क्या करता है सक्नाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन करता है। सक्नाइल कोलिन यदि डिस्ट्रक्शन होगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो मसल तो इसको उसको उसका एंटागोनाइज़ कर देता है। लेकिन नियोस्टिग्मिन हम कभी भी हेमेटोटॉक्सिक में नहीं देते हैं, साइटोटॉक्सिक में नहीं देते हैं, साइटोटॉक्सिक वाले ड्रग में वेनम में नहीं देते हैं या फिर कार्डियोटॉक्सिक वेनम में नहीं देते हैं। उसका मेन काम खाली न्यूरोटॉक्सिन में होता है, किसी और में नहीं देता है। ठीक है? बाकी सिर्फ़ मेन ट्रीटमेंट हमारा एंटी एसिलिक वेनम ही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आया होगा, अच्छा से है। सो थैंक यू। आपको ऐसे ही यदि ये मेरे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो अच्छी बात है। फिर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा मेन मकसद है कि नॉन मेडिको से लेके मेडिको तक की सारे लोगों को अपनी जानकारी मिले, चाहे मेडिकोस हो, चाहे नॉन मेडिकोस हो। ज़ीरो से हीरो बनाना है हमारा। सो आशा करते हैं आपको पसंद रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए भाई। कमेंट ज़रूर किया करिए तभी हम जानेंगे कि आप हमारे वीडियो देखते हैं। सो होप सो। सो थैंक्स वन्स अगेन। बाय बाय।